अगर आप इसकी फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करोगे तो सोचो आपके पास यहाँ बोर्ड पे बचेगा क्या? 822 और ये आएगा 832 एंड 833, ये बचेगा ना? Yes. सामने डिटरमिनेंट बचेगा। अब उसके बाद आएगा प्लस। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि A11 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपको A12 लेना है। तो उस A12 एलिमेंट की पोजीशन क्या है? बोलो 12 सर। अब आपको माइनस की पावर में क्या लिखना है? 1 + 2 और ये एलिमेंट लिखना है A12। अब यहाँ पर इस A12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को अपने दिमाग में डिलीट कर दो। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने पर आपके सामने बोर्ड में कोई 2/2 यानी सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचेगा। बताओ क्या बचेगा? A21 A23 और ये आएगा A31 और A32। इसके बाद आएगा प्लस। अब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं फर्स्ट रो, तो A11 A12 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा A13। A13 की पोजीशन क्या है? 13। तो -1 की पावर में क्या आएगा? 1 + 3 और ये A13 आ जाएगा। अब इसके अंदर A13 का मतलब है कि इस एलिमेंट के लिए आप इसकी फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट करने पर आपके पास बोर्ड पे सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचेगा। बोलो क्या बचेगा? A21 A23 एंड A31 और A32। अच्छा, जरूरी कि आप डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो। कोई स्टूडेंट चाहे तो इस डिटरमिनेंट को किसी कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकता है। बोलो इसको एक्सपेंड से करो। मैं मिडिल से कर रहा हूं। अब देखो मैं इसको कॉलम से एक्सपेंड कर रहा हूं। लॉजिक सेम है। कॉलम का मतलब पहले A12 आएगा, फिर A22 आएगा और फिर A क्या आएगा? 32। A12 की पोजीशन को यूज करो। A12 की पोजीशन में -1 की पावर में क्या आएगा? 1 + 2। और आप क्या करो? इसकी रो और कॉलम को डिलीट करो। अगर आप फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट करोगे तो बताओ बोर्ड पे जो डिटरमिनेंट बचेगा वो क्या होगा? A21 A23 क्या आएगा? A21 A23 और ये आएगा A31 और A31 अब इसके बाद हम सेकंड कॉलम से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो A12 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा A22। तो इसकी जो पोजीशन आएगी वो आएगी -1 की पावर 2 + 2 और A22 आए। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि इसकी सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, क्योंकि हम A22 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद सोचो बोर्ड पे जो डिटरमिनेंट बचेगा वो क्या होगा? A11 A13 A31 A33 A31 और A3 एंड लास्ट। अब इसके बाद सेकंड कॉलम में A12 और A22 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा किसका? A32। तो A32 की पोजीशन है 32 यानी -1 की पावर में क्या आएगा? ये आएगा 3 + 2 एंड A32 आए। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको डिलीट करना है। हम A3 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करो। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने पर जो भी आपके पास डिटरमिनेंट बचेगा सेकंड ऑर्डर का, बताओ क्या होगा? A11 A13 तो ये आएगा A11 और A13 और ये आ जाएगा A21 और A23। अब कई बार क्या होता है, जो टीचर है ना इस बात को रटवा देते हैं। जैसे आप देखो कि जो 11 है, तो ये 11 है, तो 11 के करस्पॉन्डिंग ये नंबर क्या आएगा? प्लस आएगा। टीचर स्टूडेंट को ये याद दिलाते हैं कि रट लो अपने दिमाग में कि इसके लिए आपको क्या लेना है? प्लस, इसके लिए लेना है माइनस, इसके लिए लेना है प्लस, और ये ऑल्टरनेट आएंगे। अभी को यहाँ पर 11 को ऐड करोगे प्लस आएगा, 12 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? ऑड आ रहा है ना? ऑड आ रहा है, तो अगर -1 की पावर में ऑड आएगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो टीचर से याद रखते हैं कि इसको ऑल्टरनेट वे में याद रखो, प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो डायरेक्टली टीचर क्या बोलते हैं कि सबसे पहले तो आप क्या लिखो? प्लस का लिखो A11 और प्लस का A11 लिख के उसके करस्पॉन्डिंग जो भी इसका डिटरमिनेंट आएगा वो लिखो। फिर माइनस के अंदर A12 लिखो, फिर उसके बाद प्लस में A13 लिखो। तो ऐसे टीचर डायरेक्टली याद करवाते हैं। बाकी एक्चुअल जो प्रोसीजर होता है वो -1 की पावर वाला होता है। लिख लो सर। वो -1 की पावर I + J होगा ना? ये I + J, हर एक एलिमेंट में I + J लिखा हो। जिस रो के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो उसके, जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो उसके लिए I + J आएगा पावर। ओके ओके। बाकी वो थोड़ा फास्ट प्रैक्टिस के लिए टीचर याद करवा देते हैं कि ऐसे प्लस माइनस लिखो।
अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने पर दोनों से जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उसकी वैल्यू सेम आएगी। डायगोनल एलिमेंट के अकॉर्डिंग भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं ना, फिर भी आपको एक्सपेंशन सिर्फ रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में करना है, या तो इससे फर्स्ट रो, सेकंड रो या थर्ड रो से एक्सपेंड करो, या फिर कॉलम से करो, डायगोनली एक्सपेंड मत कर देना। सर ये एक्सपेंशन का कोई प्रूफ भी होता है मतलब? तो निकाल के देख लो ना। तो जिसने बताया, जिसने मैथमेटिक्स बनाई, उसने ही ये दिया था। ओके सर। क्रीमर्स नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाया था डिटरमिनेंट, तो उसी ने ये थ्योरी दी थी कि इसकी वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। सर इसका मतलब समझ नहीं आया अभी तक सर, ये वैल्यू निकालता वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं जिनको अगर डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा जाए ना तो वो ज्यादा आसान दिखते हैं। तो डिटरमिनेंट नाम का टॉपिक इसलिए बना है। जैसे कई बार बहुत सारी लीनियर इक्वेशन होती है, अगर आप उसको लीनियरली सॉल्व करने बैठो ना तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है। तो उस लीनियर इक्वेशन को डिटरमिनेंट के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो ऐसा करने से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके पास 3 स्ट्रेट लाइन कॉन्करेंट है, तो अगर 3 स्ट्रेट लाइन कॉन्करेंट है तो एक्चुअल मीनिंग तो ये है कि आपको हर क्वेश्चन में क्या करना चाहिए कि 2 स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालकर थर्ड को लाइट गई। गया गया गया, अटक गया सर। लैग हो गया, इन्वर्टर लग रहा है, कनेक्शन जनरेटर लगा दो। बढ़े आगे। Yes, sir. यस सर। चलो, तो इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर 4। वैसे ऑर्डर 4 जनरली सिलेबस में तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इसे एक्सपेंड करके बताओ मुझे। ये हटा रहा हटा दूं क्या? लिख तो नहीं रहा ना? सर चलो, तो बात करते हैं ऑर्डर 4। आपके पास सपोज करो कोई डिटरमिनेंट है, ये लिखा है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 एंड A24। नेक्स्ट है A31, A32, A33 एंड A34। और उसके बाद A41, A42, A43 और A44। तो इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके बताओ। इसका एक्सपेंशन फर्स्ट रो से करना है। बैग हो गया है। गुड। सर कौन से रो से एक्सपेंशन करना? देखो, जनरली
99% क्वेश्चन में फर्स्ट रो से ही करते हैं, तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो उसका। लॉजिक तो आपको पता ही है, जैसे शुरुआत करनी है आपको किससे, पहला एलिमेंट होगा a11, a11 के लिए आपको -1 की पावर में क्या लेना है, 1 + 1 a1। अब जब आप a11 की बात करोगे तो आप इसकी रोड्स के कॉलम को डिलीट करो, अगर इसकी रोड्स की कॉलम को डिलीट करोगे तो आपके सामने डिटरमिनेंट आएगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, थर्ड। तो क्या आएगा बोलो, a12 a13 a14, नेक्स्ट आएगा a21 a22 एंड a24। नहीं सर A11 नहीं आएगा सर, 12 नहीं आएगा सर, a23 सर A22 A22 A12 13 14 नहीं आएगा। A22 से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है ना, तो a22 a23 और a24 आएगी इसकी फर्स्ट, देन a32 a33 और ये आएगा a34 a42 a43 और a आएगा 4, तो उसके बाद आएगा प्लस। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा a11 के बाद a12 का, तो a12 जो एलिमेंट आएगा इसके लिए -1 की पावर में आएगा 1 + 2 और a12, और इसके लिए आप क्या करोगे कि a12 के लिए आप फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट करो, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम डिलीट करोगे तो क्या बचेगा, यह आएगा a21 a23 और a आएगा 24, नेक्स्ट आएगा a31, यह आएगा a33 और a कितना आएगा 34, नेक्स्ट आएगा a41 a43 और a कितना आएगा 44 प्लस। उसके बाद अगला नंबर आएगा a12 के बाद a13, a13 एलिमेंट के लिए -1 की पावर में आएगा 1 + 3 और a13 आ जाएगा। अब 13 एलिमेंट के लिए आपको क्या करना है, इसकी फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। अगर आप फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट करोगे तो देखो क्या बचने वाला है, आपके पास ये आ जाएगा a21 a22 और ये आ जाएगा a24, नेक्स्ट आ जाएगा a31 a33 और नहीं 33 नहीं आएगा, a32 आएगा, 32 और कितना आएगा 34, लास्ट आ जाएगा a41 a42 और a कितना आएगा 4। अब इसके बाद हमारा लास्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा a14, तो इस a14 एलिमेंट के लिए -1 की पावर में कितना आएगा 1 + 4 और यह आएगा a14। मान लो अगर इस a14 की बात करें तो इसके लिए फर्स्ट और फोर्थ कॉलम को डिलीट कर दो, तो फर्स्ट और फोर्थ कॉलम को डिलीट करोगे तो आपके सामने बचेगा, यह आएगा a21 a22 a23, यह आएगा a31 a32 एंड a33 और यह आएगा a41 a42 और a कितना आएगा 4। तो आपके पास बेसिकली ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी, तो आपको इनको फिर से क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड, अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। आपके सिलेबस में केवल कहां तक आता है, ऑर्डर 3 तक, ऑर्डर 3 तक आता है। ऑर्डर का आपके सिलेबस में नहीं होता, ध्यान रखना। बाकी फिर भी मैंने आपको बता दिया, अगर ऐसे आपको ऑर्डर 5 को एक्सपेंड करना हो तो ऐसे करना पड़ेगा, पहले ऑर्डर 5 को ऑर्डर 4 में लिखना पड़ेगा, फिर ऑर्डर 4 से ऑर्डर 3 निकालने पड़ेंगे, ऑर्डर 3 से ऑर्डर 2 आएंगे और ऑर्डर 2 से ऑर्डर 1 आएगा, तो बहुत लेंथी हो जाता है, इस वजह से इसको ऐसे लिख। चलो अब एक आध वैल्यू निकाल के दोगे क्या आप मुझे? यस सर। यस Yes. क्वेश्चन तो नहीं बनते, इसकी वैल्यू के क्वेश्चन बनते हैं। चलो लिखो क्वेश्चन। यस सर। फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट, यानी मैं आपको डिटरमिनेंट दे रहा हूं जिनकी वैल्यू आपको निकाल के दे,
इन्हें एक्सपेंड करना सीखना है पहले आपको। पहला पार्ट, सबसे पहला डिटरमिनेंट है दैट इज 2 3 4 7 2 एंड -5 8 -1 और यह आएगा 3। चलो इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, इसे एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। आप एक्सपेंशन किसी भी रो या कॉलम से कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। इसे सॉल्व करके यहां से इसकी वैल्यू बताओ कितनी आने वाली है। $63 चलो मैं सॉल्व करूं। जैसे अगर हम इसको एक्सपेंड करें, बोलो कौन सी रो से करें? सेकंड कॉलम। फर्स्ट। जनरली फर्स्ट रो से ही करते हैं जब तक क्वेश्चन में कुछ उटपटांग नहीं है। अगर मैं इसका फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूं, अब देखो ये जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है 2, अब डायरेक्टली आपको अपने दिमाग में रखना है साइन कैसे चलता है, ऑल्टरनेट। तो यहां से आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहला जो एलिमेंट 2 आएगा, बोले इस 2 एलिमेंट के साथ वैसे तो -1 की पावर में क्या आएगा 1 + 1, लेकिन डायरेक्टली +2। समझ गए ना +2 कैसे लिखा? और +2 लिखने के बाद इसकी रोज के कॉलम को डिलीट कर दो, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटरमिनेंट आपको मिलने वाला है सेकंड ऑर्डर का, वो 2 -5 और -1 3 है। अब उसके बाद इसके लिए -1 की पावर में आएगा 1 + 2, तो डायरेक्ट आप याद रखो प्लस के बाद इसके लिए क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस के 3 आएंगे। समझिए -3 कैसे आएंगे? और फिर आप इसके लिए फर्स्ट रो से डिलीट कर दो, या तो आप ऐसे लिख लो, मतलब सेम है, या तो आप -1 की पावर 1 + 2 और 3 लिखो, तो ये -1 की पावर 1 + 2 -1 ही तो आएगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, हमारी प्रैक्टिस होती है जब कि प्लस के बाद अगला नंबर किसका आता है माइनस का, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो -3 आएगा और उसका डिटरमिनेंट आएगा। अब इस 3 के लिए आप इसकी रोज के कॉलम को डिलीट करके जो भी इसका डिटरमिनेंट आ रहा है वो लिखो, तो डिटरमिनेंट आएगा 7 -5 और 8 3। उसके बाद अगला नंबर आएगा, अब ये जो एलिमेंट है तो प्लस के बाद माइनस के बाद फिर से प्लस आएगा, तो यहाँ पर इसके लिए क्या आएगा +4, और आप इसका भी डिटरमिनेंट लिखो। अब अगर आप इसका डिटरमिनेंट लिखोगे तो इसकी रोज के कॉलम को डिलीट करो, तो आपके सामने डिटरमिनेंट आएगा कितना, यह आएगा 7 2 8 और -1। अब 1 बाय 1 को सॉल्व करो। इसको कैसे ओपन करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहां से +2 तो अपनी जगह रहेगा। चलो बताओ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 कितना होगा 6, और -1 × -5 कितना होगा बोलो 5। आवाज आ रही है क्या मेरी? Yes, sir. बोलते रहा करो कुछ, क्योंकि मुझे लगता है नेटवर्क चला गया। तो यहाँ पर 3, अब अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें या इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो 7 × 3 तो कितना आएगा 21 + 40 और 21 माइनस में आएगा माइनस के 40, बीच में माइनस ही आता है तो ये दोनों माइनस में आएंगे -40। इसके बाद +4, अगर +4 के साथ इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -7 आ रहा है, -60 अब इसको कैलकुलेट करो तो पहला जो पार्ट है तो 2 आ जाएगा, इसके अंदर ये कितना होगा 61 × 3 कितना होगा 183 पार्ट माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ -273 है। -273 सॉल्व करने के बाद इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी -273। देखो आ रही कि नहीं आ रही? सर आ गई आ रही है सर। चलो एक और वैल्यू और निकालो। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि इसको एक्सपेंड करना आना चाहिए आपको, है ना? देखो इसका सेकंड पार्ट, इसकी वैल्यू बताओ। आपका डिटरमिनेंट है डेल्टा इक्वल 127 502
एंड 3 -4 एंड 6। चलो इसे कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही। एक अटेम्प्ट में आपका आंसर आना चाहिए, गलत मत निकालना है। सर बोर्ड पे क्या लिखा है रिपीट कर दीजिए। इसके अंदर लिखा है 127,502 एंड 3 -4 एंड 6। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। -180 आंसर ठीक है, करेक्ट है। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आने वाली है -180। चेक करो सबके आ रही कि नहीं आ रही। सर आगे सबके यस सर। पूरे चैप्टर में भी बार बार आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना? तो आगे बढ़े। यस सर। इसके बाद अगला वर्ड लिखो, इसके अंदर लिखो माइनर। माइनर ऑफ डिटरमिनेंट या माइनर लिख दो सिंपल। जैसे मान लो आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, सपोज करो कोई डिटरमिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। मान लेते हैं डेल्टा नाम का कोई डिटरमिनेंट है। अब इसके अंदर हर एलिमेंट का माइनर होता है। मान लो आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर निकालना है, जैसे आपको माइनर निकालना है किसका, A23 का। तो जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होता है हम उस माइनर को डिनोट करते हैं M23 से। यहाँ पर इस सिंबल का मतलब है कि आपको माइनर निकालना है किसका, एलिमेंट 23 का। और बहुत सिंपल सी बात है, जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उस एलिमेंट के रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, डिलीट। तो अगर मान लो आप इस एलिमेंट के रो और कॉलम को डिलीट करोगे तो आपके पास एक डिटरमिनेंट आ जाएगा ना। ये डिटरमिनेंट आएगा A11, A12, A31 और A क्या आएगा, 32। तो जो भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो एलिमेंट वो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इस A23 एलिमेंट का क्या होगा, माइनर। तो इस डिटरमिनेंट के अंदर अगर 9 एलिमेंट है तो हर एलिमेंट का क्या आएगा, माइनर आएगा। जैसे मान लो मैं किसी और एलिमेंट का निकालूं, सपोज करो मुझसे कोई कहे कि A31 एलिमेंट का माइनर निकालो। अगर हम इसके अंदर A31 एलिमेंट के माइनर को डिनोट करें M31 से, तो अगर हम इसकी बात करें तो इस 31 एलिमेंट के लिए आप थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करोगे तो आपके सामने जो भी सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचेगा उससे माइनर कहेंगे। तो बताओ सेकंड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट बचेगा क्या बचेगा, A12, A13, A12, A12, A22, A13 और A22, A23। A23। तो ये इसका माइनर आ जाएगा। इसके अलावा एक वर्ड और आता है जिसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। एक और वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। अब अगर आपको इसी डिटरमिनेंट के अंदर किसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना हो तो माइनर और कोफैक्टर में ये रिलेशन होता है कि जो Cij होता है ये -1 की पावर I + j और कितना होता है Mij। यानी अगर मान लो ये जो I + j है ना, अगर ये I + j का जो सम है अगर इवन आ रहा है, तो अगर I + j इवन आ रहा है तो उस केस में कोफैक्टर और माइनर की वैल्यू क्या आएगी, सेम। यानी माइनर कोफैक्टर में सिर्फ किसका डिफरेंस होता है, प्लस और माइनस का। यहाँ पर अगर ये -1 की पावर I + j अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, या फिर +1 आएगा -1 आएगा, तो जिस एलिमेंट के लिए I + j इवन आएगा उस केस में कोफैक्टर और माइनर क्या होगा, सेम। जैसे मान लो मैं इसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालूं, इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा, कोई मुझसे अगर C23 पूछे, नेगेटिव है की पावर 2 + 3 और M23 आ जाएगा ना। यानी मैं इसकी वैल्यू निकाल कर उस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस से। तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इस एलिमेंट का मुझे क्या मिल जाएगा, कोफैक्टर। चलो तो आप माइनर की डेफिनेशन
सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखो माइनर की, कि माइनर क्या होता है। इफ डेल्टा be a determinant, if delta be a determinant, then minor of element aij, then minor of element aij, then minor of element aij, सर किसी का बेबी रो रहा है बहुत जोर जोर से। विकास पुनिया। देखो if delta be a determinant, then minor of element aij, minor of element aij in delta, then minor of element aij in delta is denoted by nij, and is obtained by deleting ia through and jth column, and is obtained by deleting ia through and jth column in delta, and is obtained by deleting ia through and jth column in delta, ia through and jth column in delta, and find the value of determinant, यानी जो भी डिलीट करने के बाद डिटरमिनेंट आएगा ना, इसकी जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम इसका क्या कहेंगे, माइनर। अब उसके बाद अगली डेफिनेशन आप लिखो, दैट इज कोफैक्टर। नेक्स्ट डेफिनेशन आप लिखो कोफैक्टर। इफ डेल्टा be a determinant, if delta be a determinant, then cofactor of element aij in delta, then cofactor of element aij in delta, then cofactor of element aij in delta, cofactor of element aij in delta, aij in delta is denoted by cij, and is defined as cij equal -1 की पावर I plus j into mij, and is defined as cij equal -1 की पावर I plus j multiplied by mij। ये पर्टिकुलर एग्जांपल लिखा है माइनर का। अगर आप कोफैक्टर लिखना चाहो तो यहाँ पर जो C23 आएगा वो C23 आ जाएगा -1 की पावर 2 plus 3 एंड दैट इज आएगा M23। ऐसे आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिख सकते हो। इसे लिखो पहले। चलो यहाँ तक लिख लिया ना, Yes, sir. आगे बढ़ू। जी Yes, सर। sir. टीचर 1 मिनट। अरे चैप्टर बहुत आसान है।
इसके अंदर 2-3 टॉपिक ही खतरनाक होते हैं और वो इतने खतरनाक नहीं होते, बाकी सारे टॉपिक आसान। अब आपके लिए केवल 2 ही टफ चैप्टर बचे हैं, एक तो वेक्टर 3D, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीग्रेशन अभी 4-5 ही तो चैप्टर बचे हैं ना, अब और क्या बचा है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के तो क्वेश्चन नहीं होते सर। इंटीग्रेशन सर अपन ने जो डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन किया सर, उसमें जैसे A1 2 तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट मारते हैं, वो भी माइनर हुआ, उसको हम M12 नहीं लिख सकते? डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन में जो आता है वो माइनर ही तो होते हैं। जो मैंने लिखा था A1 के साथ जो लिखा था वो उसका माइनर ही तो था। यस सर। सर तो फिर ऑर्डर 2 वाले का माइनर क्या होगा? ऑर्डर 2 का जो माइनर होगा वो सिंगल एलिमेंट आएगा। अगर आप A11 का माइनर निकालोगे तो उसकी रोड्स के कॉलम को डिलीट करने पर एक सिंगल एलिमेंट बचेगा, वो उसका माइनर होगा। हाँ ठीक है सर, ओके। चलो आगे बढ़े। अच्छा, इसी जगह मैं एक वर्ड और यूज कर रहा हूँ, सब मैट्रिक्स, साथ साथ लिखा रहा हूँ। एक डेफिनेशन आप लिख लो, सब मैट्रिक्स। जैसे हम इसके अंदर रो कॉलम को डिलीट करते हैं ना, मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर सपोज करो कोई मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, मान लेते हैं 3/4 का कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 2 3 7 9 1 5 2 -2। अब अगर सब मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर आप इस मैट्रिक्स में से किसी भी रो या किसी भी कॉलम को डिलीट कर दो, और जरूरी कि एक ही रो डिलीट करो, दो एक से ज्यादा करो, मान लो मैंने इसके अंदर क्या किया, इसके फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम और सेकंड रो को डिलीट कर दिया, तो अगर आप इसके फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम और सेकंड रो को डिलीट करोगे तो आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा ना। क्या आएगा मैट्रिक्स, बोलो? 4 -2 -2। तो यहाँ पर जो भी ये मैट्रिक्स आएगा, इसे मैट्रिक्स ए का हम क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में से आप रो या कॉलम को डिलीट कर दो, रो और कॉलम कितनी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, बाकी सबको डिलीट मत कर देना, वरना पता लगे कुछ बचा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो छोड़ना। तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा उस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए का हम क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स। तो आप इसके अंदर लिखो इसकी डेफिनेशन। नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं बना सकते। इसमें 0 होगा, बनाओ। लिखो इसके अंदर, देखो, इफ कैपिटल ए इज एनी मैट्रिक्स, इफ कैपिटल ए इज एनी मैट्रिक्स, if capital A is any matrix, then matrix obtained by deleting some row, matrix obtained by deleting some row or some column, matrix obtained by deleting some row or some column, matrix obtained by deleting some row or some column is called submatrix, is called submatrix। तो उसे हम सब मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ के पार्ट का कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनता। अब सबसे अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहां से बनते हैं, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से। तो आप हेडिंग डालो, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। पूरा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से चलता है। डिस्कशन कब होगा सर? अब आप कहो तो अभी कर दो, मैं मुझे तो लग रहा है पढ़ा ही देता हूँ जब चल ही रहा है। आज पढ़ा दीजिए। सही है सर, सही है, सही चल रहा है। मैं तो वही सर डिस्कशन बहुत पेंडिंग हो जाएगा कोई सर। हाँ सर, डिस्कशन कर लो सर लास्ट कितना डिस्कशन पेंडिंग हो रहा है आपका? मैट्रिक्स चल रहा है, पिछला चैप्टर खत्म ही तो हुआ है, तो उसी की शीट खत्म होने वाली है। और क्या पेंडिंग चल रहा है पहले बताओ? 3 टेस्ट भी है सर। दो टेस्ट भी है। और टेस्ट में कौन सा जो टेस्ट होगा उसके हिसाब से तो आप एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन कर चुके। और क्या होता है टेस्ट में? टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कराना है ना, रिलेटेड टू डाउट टेस्ट। चलो अभी करा देंगे। लास्ट के कितना टाइम बच रहा है? 40 मिनट। 40 मिनट 40 मिनट हो गया। तो बस
इसके पहले तो इसको पढ़ाया ना, क्योंकि ये पेपर में आ गया, इसका एक आध क्वेश्चन तो क्या करोगे आप? तो छोड़ देंगे। बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में। पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए सर, पढ़ा दीजिए सर। जब टॉपिक पूरा करें है ना, लिखो आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के अंदर लिखो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1। देखो जैसे मान लो, सपोज करो आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, जैसे मान लेते हैं ये डिटरमिनेंट है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं। जैसे मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा कि a11 c11 a12 c12 a13 एंड c13, और उसके बाद मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा कि a12 c12 a22 एंड c22 एंड a13 एंड a32 एंड c32, और उसके बाद हमने स्टेटमेंट लिखा कि a11 c21 a12 c22 एंड a13 एंड c23। गलत हो गया थोड़ा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पहला वाला जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो, तो दो तरीके हैं वैल्यू निकालने के लिए। या तो आप c11 c12 c13 की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो। अगर आप थोड़ा लॉजिकली इसको ध्यान से देखो, तो इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने इसके अंदर रो ली है कौन सी, फर्स्ट। इसके अंदर जो मैंने एलिमेंट यूज किए वो कौन से रो के, a11 a12 a13 एलिमेंट है कौन सी रो के, फर्स्ट रो के। और जो एलिमेंट मैंने यहाँ यूज किए हैं उन्हें मैंने मल्टीप्लाइड किया है इसी रो के कोफैक्टर से, यानी a11 को मैंने उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड किया, a12 को मैंने उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड किया, और a13 को उसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड किया। तो मान रो के एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड करके ऐड कर दिया जाए, तो ऐसा करने पर जो भी आपके सामने एक्सप्रेशन आएगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी? तो इसकी जो वैल्यू आएगी डेल्टा डेल्टा की वैल्यू, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, डेल्टा के बराबर। अब आप इसके अंदर सेकंड वाले स्टेटमेंट को देखो, इसके अंदर a12 a22 a32 एलिमेंट है सेकंड कॉलम के, और इसके अंदर जो कोफैक्टर आ रहा है c12 c22 c32, ये भी एलिमेंट सेकंड, ये जो कोफैक्टर आ रहा है ये कोफैक्टर भी सेकंड कॉलम के आ रहा है ना। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, सेकंड कॉलम के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो अगर हम डिटरमिनेंट के अंदर किसी कॉलम के एलिमेंट को उसी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो ऐसा करने पर जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, डेल्टा। अब मान लो अगर आपके सामने ऐसा किया जाए कि आपने एलिमेंट दे दिए फर्स्ट रो के, यानी a11 a12 a13 एलिमेंट दे दिए फर्स्ट रो के, और आपने कोफैक्टर ले लिए किसी अदर रो के, जैसे c21 c22 c23 कोफैक्टर है सेकंड रो के। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को अगर हम सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, तो ऐसा करने पर जो रिजल्ट आता है उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी आएगी, 0। ये बात कॉलम के लिए भी वैलिड है। अगर आप इसके अंदर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को सेकंड या थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, तो जो एक्सप्रेशन आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर एलिमेंट ले लो रो के और कोफैक्टर ले लो कॉलम के, तो अगर रो के एलिमेंट को कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जो एक्सप्रेशन आएगा उसके बारे में नो कमेंट, उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, वो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। या ऐसा मत कर देना कि आप ध्यान रखना, अगर आपको एलिमेंट रो के लिए है तो कोफैक्टर भी किसके होना चाहिए, रो के। अगर आपने एलिमेंट कॉलम के लिए है तो फिर कोफैक्टर भी किसके होना चाहिए, कॉलम के। अगर सेम कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आंसर डेल्टा आएगा, और किसी अदर कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। ये जो प्रॉपर्टी है ना। चलो तो आप इसकी पहली प्रॉपर्टी लिखो, पॉइंट नंबर 1 लिखो आप। लिखूं? यस सर। यस सर। In a determinant, if in a determinant elements of any row or column, if in a determinant elements of any row or column, elements of any row or column, elements of any row or column is multiplied, elements of any row or column is multiplied with cofactor
is multiplied with cofactor of same row or column, is multiplied with cofactor of same row or column, multiplied with the cofactor of same row or column, with the same row or column, with the same row or column, and added, then value of expression, and added, then value of expression, then value of expression will be, then value of expression will be, then value of expression will be equal to, then value of expression will be equal to, then value of expression will be equal to value of determinant, then value of expression will be equal to value of determinant, then value of expression will be equal to value of determinant, will be equal to value of determinant. उसके बाद पॉइंट लिखो, ये एग्जांपल लिख लेना दोनों. सेकंड पॉइंट लिखो, if in a determinant element of any row or column, if in a determinant element of any row or column, element of any row or column is multiplied, element of any row or column is multiplied with cofactor of, is multiplied with cofactor of, is multiplied with cofactor of another row or column, is multiplied with cofactor of another row or column, is multiplied with cofactor of another row or column, another row or column, another row or column, and added, then value of expression, and added, then value of expression, then value of expression will be, then value of expression will be, then value of expression will be 0, then value of expression will be 0, then value of expression will be 0. चलो, तो ये आपके सामने बोर्ड पे डेल्टा लिखा हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग एग्जांपल लिख लो, इसे लिख लो आप. सर कोई भी अनदर कॉलम का होगा कि एडजेसेंट, हाँ कोई भी कॉलम हो सकता है. अगर आपने फर्स्ट कॉलम को सेकंड या थर्ड से मल्टीप्लाई किया, एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को सेकंड या थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आएगी. ओके सर. तो पहली दो प्रॉपर्टी को डिटरमिनेट की होती सर बोलो. सर इसमें करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट का जैसे दूसरी रो के फर्स्ट को फैक्टर करना है, सेकंड को सेकंड से करना है, ऐसे मत कर देना, इसको इससे कर दो, करस्पॉन्डिंग ही चलना है. 1 1 को मतलब उसी पोजीशन के साथ करना है. सर A11 के साथ C33 आ सकता है क्या? नहीं ऐसा नहीं आ सकता. सर लास्ट वाले के लिए फर्स्ट रो को थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर दो, तो A11 को C31 से, A12 को C32 से, A13 को C33 से मल्टीप्लाई करोगे तब 0 आए, और कुछ लिख लोगे तो फिर 0 नहीं आएगा. तो ये एग्जांपल है आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है. चलो बढ़ो आगे. उसके लिखो प्रॉपर्टी नंबर 3, तीसरा पॉइंट. और हम क्या कर सकते हैं डिटरमिनेंट. अच्छा मान लो अगर आप डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो को इंटरचेंज करो या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करो, ऐसा करने से डिटरमिनेंट में क्या होता है. जैसे मान लो आपके सामने ये डेल्टा नाम का कोई डिटरमिनेंट है. अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम डिटरमिनेंट का कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं बाय प्रॉपर्टी,
तो जो भी ऑपरेशन हम डिटरमिनेंट पे लगाते हैं उसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं। तो जैसे मैं आपके सामने एक ऑपरेशन लिख रहा हूँ और मैं इसके अंदर ऐसा लिख रहा हूँ कि R1 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ R3। जब हम रो पर ऑपरेशन लगाते हैं तो दोनों साइड एक रो लिखते हैं और बीच में डबल एरो का साइन लगाते हैं, यानी हम R1 R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। अब अगर मान लो आप इस डिटरमिनेंट के अंदर ऑपरेशन लगा रहे हो, आपको ध्यान रखना एग्जामिनर को बताने के लिए ये ऑपरेशन लिखना पड़ता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो R1 R3 के बीच में, तो R1 R3 के बीच में ऑपरेशन लगा रहे हो तो इस R2 रो को कुछ नहीं करना, एडिटिव लिखना है। अगर आप इसे एडिटिव लिखोगे तो ये A21 A22 और A23 आएगा। अब आपको R1 R3 को इंटरचेंज करना है, यानी R1 को तो R3 बना दो और R3 को क्या बना दो R1। तो यहां से अगर ऐसा आप करोगे A31 A32 एंड A33, तो यहां से आएगा A11 A12 और A13। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो ऐसा करने पर जो डिटरमिनेंट होता है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम रहती है, यानी अगर आप इसका मोड लोगे इसका मोड लोगे तो सेम आएगा, लेकिन ये वैल्यू मल्टीप्लाइड होती है किससे, माइनस से, यानी डिटरमिनेंट के बाहर क्या आ जाता है, माइनस साइन। अच्छा, ये ऑपरेशन आप कॉलम पे भी लगा सकते हो, मान लो आपकी इच्छा हुई कि सर मैं तो C2 को C3 से इंटरचेंज कर रहा हूं, यानी अब मैं आपके सामने दोबारा से ऑपरेशन लगा रहा हूं कॉलम पे, तो इस वाले डिटरमिनेंट के अंदर क्या करेंगे, C2 और C3 को क्या करेंगे, इंटरचेंज। तो यहाँ पर अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो बाहर फिर से क्या होगा, जितनी बार आप ऑपरेशन लगाओगे उतनी बार बाहर क्या आएगा, माइनस। तो एक माइनस पहले से एक और आएगा तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस। तो जो फर्स्ट कॉलम है वो तो सेम रहेगा, A31 A21 और A11। आप ऑपरेशन लगा रहे हो किसके बीच में, C2 और C3 के बीच में, तो आप C2 को C3 बना दो और C3 को C2 बना दो। तो ऐसा करोगे तो आपके सामने डिटरमिनेंट आएगा A33 एंड A23 एंड A13, और यहां से आएगा A32 एंड A22 एंड A12। आप दिन भर बैठ के ऑपरेशन लगा सकते हो, आप 10,000 बार ऑपरेशन लगाओ, जितनी बार आप ऑपरेशन लगाओगे हर बार ऑपरेशन लगाने पर बाहर क्या आएगा, माइनस। तो फिर दूसरा माइनस आगे प्लस हो जाएगा। तो आप डिटरमिनेंट के अंदर ऐसा कर सकते हो कि डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। ऐसा करने पर जो डिटरमिनेंट होगा वो माइनस से मल्टीप्लाइड होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, न्यूमेरिकल का नाम इसका मोड लोगे या इस वाले डिटरमिनेंट का मोड लोगे सेम आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू मल्टीप्लाइड हो जाती है किससे, माइनस साइन से, है ना। तो आप इसको एज ए प्रॉपर्टी लिखो, फिर ये एग्जांपल लिखना। अब लिखो, इफ इन अ डिटरमिनेंट any two row or column, if in a determinant any two row or column are interchanged, any two row or column are interchanged, any two row or column are interchanged, then value of determinant is multiplied by minus sign only. Then value of determinant is multiplied by minus sign only. मैथमेटिकली ये जो ऑपरेशन होता है इसको ऐसे लिखते हैं, अगर आप रो पे लगा रहे हो तो यहाँ पर RI डबल एरो RJ है, और कॉलम पे लगा रहे हो तो इस ऑपरेशन को ऐसा करें। तो ये ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिकल वे। इसके अंदर I और J का मतलब कोई भी दो रो हो सकती है, तो I और J दो डिफरेंट नंबर है, एक दोनों को सेम मत ले लेना, और I और CJ में कोई भी दो कॉलम आप ले सकते हो। ये इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, आप लिखो। सर लास्ट लाइन फिर से रिपीट कीजिएगा। स्टेटमेंट बोला। If in a determinant any two row or column are interchanged, if in a determinant any two row or column are interchanged, then value of determinant is multiplied by minus sign only. Then value of determinant is multiplied by minus sign only. Then value of determinant is multiplied by minus sign only. तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाइड होती है, माइनस के साइन से। देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन ओनली, माइनस साइन ओनली। अच्छा, चेंज इसको किया है 1 1। आप यहाँ देखो, अब इसको चेंज कर रहा है सर। ये R1 होती है, ये R3 होती है, और ये क्या होती है, 2 2 इसको 1 C2 2। बोलते हैं, इसे C2 बोलते हैं, इसे C3 बोलते हैं। तो मैंने सबसे पहले माइनस मिला है, इसको इसकी जगह ले लिया, ये इसकी जगह आ गई, ये इसकी जगह आ गई, R2 एडिटिव है जैसी थी। अगली स्टेप के अंदर हमने कॉलम को इंटरचेंज किया, कौन से कॉलम इंटरचेंज किए, C2 और C3।
तो C1 एडिटिव रहेगा, C2 C3 को इंटरचेंज करो। और मैथमेटिकली जब भी आप किसी क्वेश्चन में ये ऑपरेशन लगाओगे ना, तो आपको हमेशा ये स्टेटमेंट लिखकर बताना है एग्जामिनर को, क्योंकि एग्जामिनर को पता ही लगा कि आप कर क्या रहे हो, आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। सर कॉलम में माइनस नहीं आएगा? कॉलम वाला में कुछ भी माइनस नहीं आएगा, माइनस बाहर आता है। डिटरमिनेंट को चेंज करने के बाद आपको माइनस यूज करना है और फिर दोबारा से ऑपरेशन लगाओगे तो एक अच्छा, माइनस। उसी को चेंज कर दो। चलो अगले पॉइंट पर चलें क्या, अगर आपने लिख लिया हो। यस सर। नो सर। देखो फटाफट देखो। हटाऊंगा क्योंकि मैं हटा दूं, यस सर। ये हटा दो ना, कोई लिख तो नहीं रहा ना, हटा दीजिए। अब उसके बाद अगला नंबर आता है कि अगर मान लो आप किसी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज ले लो, यानी अगर मान लो इसका ट्रांसपोज ले लिया जाए, यानी इसका मतलब है कि आप इसके रो और कॉलम को क्या कर दो, इंटरचेंज। इस ऑपरेशन को मैथमेटिक्स में ऐसा लिखते हैं कि आर आई को हम इंटरचेंज कर रहे हैं किसके साथ, सी आई। तो मान लो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं, तो ट्रांसपोज लेने पर क्या होता है कि R1 तो C1 बन जाती है और C1 क्या बन जाता है, R1। जैसे इसका ट्रांसपोज हो तो इसकी फर्स्ट रो को लिखोगे तो आ जाएगा A11, A12 और A13, यह आएगा A21, A22 एंड A23 एंड A31, A32 एंड A33। तो मान लो अगर किसी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज ले लिया जाए, दैट मींस अगर आप इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज करो, तो रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर आप बताओ डिटरमिनेंट की वैल्यू पर क्या इफेक्ट होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, डायरेक्ट। यानी किसी डिटरमिनेंट के अंदर रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है, यानी जो इसकी वैल्यू आएगी वही इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। तो इसके अंदर लिखो पॉइंट नंबर 4, सेकंड कॉलम को चेंज किया। क्या कह रहे हो? एग्जांपल में सेकंड रो सेकंड कॉलम को एक्सचेंज किया। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया ना, यहाँ पर R और C इंटरचेंज हो गए। जो पहले C था, जैसे ये C1 था तो अगले स्टेप में क्या बन गया, R1 बन गया। R1 C1 में चेंज हो गया, R2 C2 में चेंज हो गया, R3 C2, ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो गए, इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है। सर इसमें मैग्नीट्यूड और साइन दोनों सेम रहेंगे ना? हाँ, सब सेम रहेगा। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे और इसकी वैल्यू निकालोगे तो दोनों की एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएगी। तो अब देखो इसके अंदर अगला पॉइंट, इफ इन ए डिटरमिनेंट if in a determinant row and column are interchanged, row and column are interchanged, then value of determinant remains unchanged, इस ऑपरेशन को मैथमेटिकली लिखते हैं आर आई को हम इंटरचेंज कर रहे हैं किससे, सी आई से। यानी R1 को C1 बना रहे हैं, R2 को C2 बना रहे हैं और R3 को C3। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसे लिखा जाता है। और ये यानी R1 C1 बन जाएगी, R2 C2 बन जाएगा और C1 R1 बन जाएगा, R1 C1 बन जाएगा। रो और कॉलम एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे, मैथमेटिकली इसको ऐसे ऑपरेशन है। और ये इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल है जो मैंने आपके सामने लिखा है। इसके अंदर हमने आपके सिलेबस में केवल थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता है, इसलिए मैं आपके सामने एग्जांपल थर्ड ऑर्डर के लिख रहा हूं सारे, इससे हायर आपके सिलेबस में नहीं आता। चलो आगे बढ़े, ये एग्जांपल लिख लो। अभी क्वेश्चन में ये सब आएंगे जहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। चलो आगे बढ़ो, क्या बोलो? यस सर। इसके अंदर अब अगर मैं इसको मैट्रिक्स के टर्म में लिखूं तो इसका क्या मतलब है, तो लाइन चेंज करके लिखो आप। इसी के अंदर लिख रहा हूं पॉइंट नंबर 4 में, इफ कैपिटल A is any square matrix, if capital A
is any square matrix, capital A is any square matrix, then तो अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप A का डिटरमिनेंट लो या A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लो, सेम आएगा। यहाँ पर हम इस A को क्या लेके चल रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट लो और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लो, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। A को क्या रही है, if capital A is any square matrix, then determinant of A equal आएगा determinant of A की पावर, sorry A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। इसी के अंदर लिख लेना है बात, कई बार एज ए प्रॉपर्टी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो आगे बढ़ो। एक सेकंड रिपीट कीजिए सर। If capital A is any square matrix, पॉइंट नंबर 4 के नीचे लिखना है, if capital A is any square matrix, then determinant A equal आएगा determinant of A transpose। सर अगर हम कोई ऑर्डर का हो सकता है। सर अगर हम कोई एक पर्टिकुलर रो और एक पर्टिकुलर कॉलम को इंटरचेंज करें तो सर क्या होगा? ऐसा नहीं होता डिटरमिनेंट के अंदर, क्या आप R1 को C1 चेंज कर दो, कैसे करोगे बताओ, सोच के बताओ, ताकि सब सेम रहेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। सर ये वाला पॉइंट फिर से रिपीट कर दीजिए तो। अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट लोगे और फिर उसका ट्रांसपोज देके डिटरमिनेंट लोगे, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल इक्वल आएगी। तो ये तो लिखा है मैंने। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। अच्छा मान लो आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, जैसे आपके पास डिटरमिनेंट है 1 2 3 1 2 3 और 5 4 6, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप 0 बोल सकते हो। अगर डिटरमिनेंट के अंदर कभी भी ऐसा हो कि उसकी कोई भी दो रो या उसके दो कॉलम क्या हो आइडेंटिकल, जैसे आप देखो इसके अंदर इसकी जो R1 रो है और इसकी जो R2 रो है, ये दोनों आइडेंटिकल है ना, एक जैसी है ना। तो अगर डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो या उसके दो कॉलम आइडेंटिकल हो, तो उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, 0। बाय प्रॉपर्टी सीधे सीधे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो अब इसके अंदर लिखो। दूसरी बात, अगर मान लो आपके पास कभी ऐसा हो कि डिटरमिनेंट के अंदर किसी एलिमेंट के साथ किसी रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0। अगर डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, तो उससे डिटरमिनेंट का जब आप उस रो या कॉलम से एक्सपेंड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो पॉइंट नंबर 5 में लिखो, पॉइंट नंबर 5 लिखो, if in a determinant any two row or column, if in a determinant any two row or column are identical, 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 then value of determinant will be 0. Then value of determinant will be 0. Then value of determinant will be 0. तो बोर्ड पे एक एग्जांपल लिखा है, then value of determinant will be 0. Then value of determinant will be 0. Then value of determinant will be 0. तो उस केस में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0। सर इसमें थर्ड रो का कुछ भी डिफरेंट हो सके ना, कुछ भी हो सकता है इसमें थर्ड रो में, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कोई भी दो रो आइडेंटिकल होना चाहिए, सारी आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम होंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सर एक रो और एक कॉलम से। अरे रो कॉलम का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर। अगर हम रो की बात कर रहे हैं या कॉलम की बात, एक रो कॉलम तो सेम होने से कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कुछ भी हो सकती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 लिखो, अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 आए, पॉइंट नंबर 6 पर बोलो सर। यस सर। यस सर। पॉइंट नंबर 6 इसके देखो, इफ in a determinant
elements of any row or column if in a determinant elements of any row or column if in a determinant elements of any row or column are all zero, if in a determinant elements of any row or column elements of any row or column elements of any row or column are all zero, elements of any row or column are all zero, elements of any row or column are all zero, then value of determinant will be zero. 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 तो आपके सामने जो एग्जांपल लिखा है इसके अंदर अगर इसके थर्ड रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो इससे डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जीरो. Then value of determinant will be zero. अब जैसे मान लो आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, जैसे डिटरमिनेंट है 0 0 0 1 -1 2 -2 3 -3. अगर आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करो तो आपके सामने जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है ये क्या है? क्यू. अगर आपके पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है तो अगर इस स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का जो ऑर्डर है, अगर मान लो इसका ऑर्डर क्या है? ऑड. अगर आपके पास कोई ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो. लेकिन अगर मान लो इस स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या हो? इवन हो, उस केस में जो भी क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर. जो डेल्टा आएगा क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर. तो पॉइंट ये है अगर आपके पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है ऑड ऑर्डर का तो उसकी वैल्यू ऑलवेज जीरो आएगी. अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट इसका ऑर्डर कितना है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह का इसका ऑर्डर है तो व्हाटएवर इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू ऑलवेज किस फॉर्म में आएगी? परफेक्ट स्क्वायर. तो आप इसके अंदर स्टेटमेंट लिखो, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर हैज जीरो वैल्यू. Skew symmetric determinant of odd order, skew symmetric determinant of odd order has zero value. Skew symmetric determinant of odd order has zero value. Of odd order has zero value. Odd order म्यूट कर दीजिए. सर बहुत आवाज आ रही है सर. सर विकास पुनिया. देखो आप स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर हैज जीरो वैल्यू. ऑफ ऑड ऑर्डर हैज जीरो वैल्यू and if order is even then value of determinant skew symmetric determinant of odd order, skew symmetric determinant of odd order has zero value. 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 And if order is even, and if order is even, and if order is even, then value will be perfect square. And if order is even, then value will be perfect square. And if order is even, then value will be perfect square. Order is even, then value will be perfect square. तो उस केस में इसकी जो वैल्यू आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आती है. चलो इस बात को प्रूव करने के लिए एक कोई थ्योरम होती है लाप्लास, उससे प्रूव होता है ये. अदरवाइज आप एग्जांपल लेके भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फोर्थ ऑर्डर का एग्जांपल लेके उसे सॉल्व करके डिटरमिनेंट को दिखाना बहुत मुश्किल काम है. तो ये आपको एज ए प्रॉपर्टी याद रखनी. चलो आगे बढ़ो. यस सर. इसके अलावा देखो, जैसे मान लो अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, जैसे सपोज करो एक डिटरमिनेंट है a1
प्लस B1, A2 प्लस B2 एंड A3 प्लस B3 मान, और यहाँ पर हम लेते हैं C1, C2, C3 एंड D1, D2 एंड D3। अगर आप यहां से देखो तो इस डिटरमिनेंट की खास बात क्या है कि इस डिटरमिनेंट का जो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ टू एलिमेंट। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी ये डिटरमिनेंट है ना, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो सम ऑफ टू डिटरमिनेंट, यानी आप इसे दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। अब ध्यान रखना, जब आप ब्रेक करोगे तो एट ए टाइम केवल आप एक रो या कॉलम को ब्रेक कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर ब्रेक कर रहा हूँ किसको, फर्स्ट कॉलम। अगर मैं फर्स्ट कॉलम को ब्रेक कर रहा हूं तो सेकंड और थर्ड कॉलम दोनों में सेम रहेगा, उसको चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर सेकंड कॉलम आएगा C1, C2, C3 और इसके अंदर आएगा D1, D2 एंड D3, और इसके अंदर भी आ जाएगा C1, C2 एंड C3 एंड D1, D2 और क्या आएगा D3। अब आपको ब्रेक करना है इसका फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम को आप कैसे भी ब्रेक कर सकते हो। आप A1, A2, A3 पहले वाले में ले लो और B1, B2, B3 दूसरे में ले लो। आप चाहो तो A1, A2, A3 को सेकंड में ले लो, B1, B2, B3 को फर्स्ट में ले लो। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि A1, B2 और A3 को फर्स्ट में ले लो और यहाँ पर B1, A2 और B3 सेकंड में ले लो। तो आप कुछ भी ले सकते हो। आप यहाँ पर ब्रेक कर रहे हो फर्स्ट कॉलम को, तो बोलो पहले वाले डिटरमिनेंट में इसका कौन सा एलिमेंट हो। मैं इसके अंदर A1 साथ में B2 और C3 ले रहा हूँ, तो बचे हुए एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ आएगा B1, A2 और A3। ये आपको क्वेश्चन देख के डिसाइड करना है कि आपको क्या लेना है। सर C3 कैसा आया, आएगा C3 कैसा आया, B3 लिखा हुआ है, B3 आपने क्या लिया, A1, B2 के साथ क्या लिया, मान लो A1, B2 के साथ आपने B3 लिया तो बाकी इसमें ले लिया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी का मिसयूज करते हैं। कैसे, जैसे आपके सामने अगर ये डिटरमिनेंट ऐसा लिखा हो तो ये आएगा A1, B1, A2, B2 और ये आएगा A3, B3। उसके बाद नेक्स्ट आएगा मान लो C1, D1, ये लिखा है C2, D2, नेक्स्ट लिखा है C3, D3 और यहाँ पर मान लेते हैं ये लिखा है E1 प्लस F1 और ये आएगा E2 प्लस F2 एंड E3 प्लस F3। मतलब किसी क्वेश्चन में आपको डिटरमिनेंट दे रखा है और आपने क्या किया, इस डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट किया सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ब्रेक करते हैं, जैसे इसका फर्स्ट कॉलम में ब्रेक करूं तो फर्स्ट कॉलम को मैंने ब्रेक किया तो मैंने इसके अंदर A1, A2 और A3 ले लिया और उसके अंदर क्या ले लिया, B1, B2, B3। अब उसके बाद आप इसका सेकंड कॉलम ब्रेक करो। सेकंड कॉलम ब्रेक करोगे तो मान लो आपने C1, C2, C3 ले लिया और इसके अंदर D1, D2, D3 ले लिया। और जब आप इसका थर्ड कॉलम ब्रेक करोगे तो थर्ड कॉलम ब्रेक करोगे तो मान लो इसके अंदर E1, E2 और E3 आ रहा है और इसके अंदर वैल्यू आ रही है F1, F2 एंड F3। तो ये जो स्टेटमेंट नहीं है सर आपने बोला तो एक बार ही मेक कर सकते हैं। आपने क्या किया कि आपने फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम को तीनों को एक साथ क्या कर दिया, ब्रेक। लेकिन प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपको एट ए टाइम केवल एक रो या एक कॉलम को क्या करना है, ब्रेक। एक साथ आप दो कॉलम, दो रो या दो कॉलम को ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप इसकी फर्स्ट कॉलम को ब्रेक कर रहे हो तो आपको सेकंड और थर्ड कॉलम को सेम रखना है। यानी एक्चुअल में क्या होना चाहिए, यहाँ पर आएगा C1, D1, C2, D2 एंड C3, D3। इसके अंदर आएगा E1 प्लस F1 और यहां से आएगा E2 प्लस F2 और E3 प्लस F3 आए। ऐसे इसके जो अगला पार्ट होगा इसके अंदर भी यह आएगा C1, D1, C2, D2 एंड C3, D3 और इसके अंदर आ जाएगा E1 प्लस F1, E2 प्लस F2 एंड E3 प्लस F3। ऐसा आ जाएगा। तो जब आप इसका फर्स्ट कॉलम ब्रेक कर रहे हो ना तो सेकंड सेम रहेगा। अब आपको इसको भी ब्रेक करना है तो आप एट ए टाइम एक ही ब्रेक करोगे। मान लो आप इसके अंदर ब्रेक कर रहे हो किसको, अगर आप इसका सेकंड कॉलम ब्रेक करोगे तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम को सेम रखना है। तो यहाँ पर इससे फिर से क्या मिलेंगे आपको, दो डिटरमिनेंट। बाकी दोनों डिटरमिनेंट के अंदर जो थर्ड कॉलम है वो सेम रहेगा और इसे अगर आप ब्रेक करोगे तो इससे ब्रेक करने पर भी आपको दो डिटरमिनेंट मिलेंगे। मान लो अगर आप इसका सेकंड कॉलम ब्रेक कर रहे हो, अब इन सबके अंदर क्या होगा, थर्ड कॉलम सेम रहेगा। तो फर्दर आप थर्ड कॉलम को ब्रेक करोगे। तो मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर आपके पास इसके अंदर मैं एक एलिमेंट और जोड़ दूं, सपोज करो अगर मैं इसके अंदर G1, G2 एंड G3 एक एलिमेंट ये भी लिख दूं, तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस डिटरमिनेंट को ब्रेक करूं तो इसे ब्रेक करने पर मुझे नंबर ऑफ डिटरमिनेंट कितने मिलने वाले हैं, 12, 4। इसका सीधा सीधा फंडा क्या है कि मान लो अगर इसके फर्स्ट कॉलम में दो एलिमेंट है तो यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय इसके सेकंड कॉलम में कितने एलिमेंट है, 2 और इसके थर्ड कॉलम में कितने एलिमेंट है,
3 ये 12 आ रहा है, तो इसका मतलब जब आप इसके सिंपल डिटरमिनेंट के फॉर्म में ब्रेक करोगे ना सिंगल एलिमेंट में, तो उस केस में इससे आपको 12 डिटरमिनेंट मिलेंगे डिफरेंट। तो ये बात ध्यान रखना, आपको डिटरमिनेंट को ब्रेक करते समय एट ए टाइम एक रो या एक कॉलम को ब्रेक करना है, एक साथ दो रो या दो कॉलम को ब्रेक मत कर देना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो, तो आप इसके अंदर स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो। Yes. In a determinant, if in a determinant, if in a determinant, if in a determinant, if in a determinant element of any row or column, if in a determinant element of any row or column, element of any row or column will be element of any row or column will be sum of two or more element, 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 sum of two or more element, then determinant can be represented, then determinant can be represented, then determinant can be represented as the sum of, determinant can be represented as the sum of two or more determinant, determinant can be represented as the sum of two or more determinant, determinant can be represented as the sum of two or more determinant, determinant can be represented as the sum of two or more determinant। तो यहाँ पे सामने बोर्ड पे एग्जांपल लिखा है, यानी इसके अंदर हमने इसके फर्स्ट कॉलम को ब्रेक करके ऐसा लिखा है। अगर फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट होते तो हम कितने एलिमेंट लिख देते हैं? 3। लिखो आप इसे, बढ़वाओगे? आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। Yes, sir. बोलो कॉपी कर लिया क्या है? जी सर, कर लिया। कर लिया। चलो इसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट। ये हटा दूं क्या बोर्ड से? सर वो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी रहता तो फिर 4 हो जाता क्या? 4 हो जाता, फिर 4 डिटरमिनेंट लिखता है, लेकिन ध्यान रखना चारों के अंदर सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम रहता, ये बात ध्यान रखना। हाँ सर। सिर्फ फर्स्ट कॉलम को ब्रेक कर रहे हो। अब जैसे मान लो आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कई बार क्या होता है हम डिटरमिनेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो अगर मैं इस डिटरमिनेंट को किसी स्केलर मान लो 6 से मल्टीप्लाई करूं, तो जब मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। अब जैसा आपने देखा कि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, जब मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। अगर आपको इस स्केलर को मल्टीप्लाई करना है तो आप इस स्केलर को इस डिटरमिनेंट की सिर्फ एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो मेरी इच्छा हुई तो मैंने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया कौन से? फर्स्ट रो में। अगर मैं इसे फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा 6 12 और 18, और सेकंड थर्ड रो क्या रहेगी? सेम रहेगी। अच्छा, जरूरी क्या इसे फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करो? कोई स्टूडेंट ये भी हो सकता है कि सर मैं तो इस 6 को इसके सेकंड कॉलम में से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर आप इसके सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो C1 और C3 सेम रहेगी, तो C1 तो आ जाएगा 1 4 7 और यहाँ पर आएगा 3 6 एंड 9। चलो 6 को मल्टीप्लाई करो। अगर हम इस 6 को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? ये आ जाएगा 12, ये आएगा 30 एंड कितना आएगा? 48। अच्छा, जरूरी क्या आप ऐसे मल्टीप्लाई करो? कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर मैंने तो इसको क्या लिखा? 2 into 3 लिख दिया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कौन सी रो में?
सेकंड रो में और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में। तो सोच के बताओ, 2 स्टेप में आपको काम करना है। पहले से 2 को मल्टीप्लाई करो किसके अंदर, डायरेक्टली तो क्या समझ जाओगे। अगर मान लो इस 2 को हम सेकंड रो में मल्टीप्लाई करें और उसके बाद अगली स्टेप में इस थर्ड को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करें, तो बोलो डिटरमिनेंट क्या बनने वाला है, क्या बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो ये क्या बनेगा 8 10 और क्या बनेगा 12, और 8 10 12 को फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या बन रहा है। या 2 स्टेप के अंदर ही कर देता हूं मैं ना। पहले इसके अंदर 2 को बाहर रखो 3 को, और इससे 2 को मल्टीप्लाई करो, बोलो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, सेकंड रो। अगर मैं सेकंड रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 1 2 3, और सेकंड रो क्या बन जाएगी 8 10 और 12, ये आएगा 7 8 और 9। अब उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो थर्ड है ना, इससे थर्ड को मल्टीप्लाई करो सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम जो भी आपकी इच्छा हो। तो मैं इसको अगर थर्ड को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1 8 7, और यहां से आएगा कितना 6, ये आएगा 30, और ये आएगा 24, ये आएगा 3 12 एंड 9। मैंने यहाँ पर इस 3 को मल्टीप्लाई किया है सेकंड कॉलम से। अच्छा इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर आप डिटरमिनेंट में से कॉमन लोगे ना तो कॉमन आपको हमेशा एक रो या कॉलम में से लेना है। जैसे अगर मैं दोबारा से कॉमन लूं तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके थर्ड कॉलम में से कॉमन ले रहा हूं, बोलो इसके थर्ड कॉलम में से कितना कॉमन आ रहा है 3 सेकंड कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है 2 6 अगर आपको आ जाएगा 6 into 2 सॉरी 6 into 3, तो इसका जो फर्स्ट कॉलम है सेम रहेगा। तो अगर आप इसके सेकंड कॉलम में से 6 कॉमन लोगे तो बोलो सेकंड कॉलम क्या बना 154 5 और 4, और इसमें से 3 कॉमन लोगे तो ये आएगा 1 4 और 3। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट के अंदर से अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो या कॉमन लेना हो तो आप केवल एक रो या एक कॉलम में से क्या लोगे कॉमन, ये बात ध्यान रखो। तभी कोई स्टेटमेंट सर ये समझ नहीं आया सर, आपने कैसे किया जो स्टार्टिंग में 6 को फैक्टराइज किया 2 और 3 में, उसके बाद क्या किया। डेल्टा यानी डिटरमिनेंट को 6 से मल्टीप्लाई किया, कोई स्केलर ले लिया कोई भी। अब मैंने क्या किया, इस 6 को सबसे पहले तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया कौन सी रो में, फर्स्ट रो, यानी सीधे सीधे 6 को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया। तो बताओ फर्स्ट रो को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, सेकंड थर्ड रो क्या रहेगी सेम। यस सर। इसी के अंदर क्या किया आपको समझाने के लिए, अब इस 6 को मल्टीप्लाई किया कौन से कॉलम से, सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपके सामने ये आ जाएगा। जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट रो थोड़ा सेम रहेगा। फिर मैंने आपको समझाया कि जरूरी कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, आप इस एलिमेंट को ब्रेक करो 2 into 3, और आपने क्या किया पहले 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया कौन सी रो में, सेकंड रो। यस आपने 2 को पहले सेकंड रो में मल्टीप्लाई किया, फिर जो बचा हुआ 3 एलिमेंट है इसको फिर कॉलम में मल्टीप्लाई किया सेकंड। फिर मैंने इसी में से क्या किया, वापस से कॉमन ले लिया। अब मैंने इसके थर्ड कॉलम में से तो कॉमन लिया 3 और सेकंड कॉलम में से कॉमन लिया 6, तो आपके सामने ऐसा। तो प्रोसीजर ये है कि अगर डिटरमिनेंट आपके सामने है और आपको उसमें से कुछ कॉमन लेना है तो आपको एक रो या कॉलम में से लेना है। अगर किसी एलिमेंट को डिटरमिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई करना है तब भी आपको केवल एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, सारे के सारे को मल्टीप्लाई मत कर देना मैट्रिक्स की तरह। सर दोनों कॉलम से ले सकते हैं। हाँ दोनों कॉलम से कॉमन ले सकते हैं ना सर। वो 3 तो किसी में भी हो सकता था ना मल्टीप्लाई, कोई भी रो कॉलम में। वो तो आपकी चॉइस है, आप किससे भी करो ना। ये 3 है, आप इसे सेकंड कॉलम में करो या थर्ड में करो, ये आपकी मर्जी है, क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, एक ही कॉलम से मल्टीप्लाइड होगा या एक ही रो से मल्टीप्लाइड होगा एलिमेंट, है ना। चलो तो बढ़ो आगे। होमवर्क दे दीजिए। ये टाइम हो गया टाइम हो गया है सर। टाइम हो गया सर मैं वो और 2 क्लासेस थे सर। हो गया सर। 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया सर। 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया सर। ये प्रॉपर्टी बोर्ड पे लिखे लिखाऊं भी नहीं क्या, ऐसे छोड़ दूं? लिखा दीजिए सर। लिखा दीजिए। आप लिखो इसके अंदर फटाफट स्टेटमेंट लिखो इसका। if in a determinant element of any row or column, if in a determinant element of any row or column, element of any row or column is multiplied with some scalar, multiplied with some scalar, multiplied with some scalar k, multiplied is with some scalar k,
then value of determinant is also multiplied. Then value of determinant is also multiplied with that. And value of determinant is also multiplied with that scalar. Then value of determinant is also multiplied with that scalar. Then value of determinant is also multiplied with that scalar. Value of determinant is also multiplied with that scalar. ये बोर्ड पे एग्जांपल लिखा है, मल्टीप्लाई करने का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ये बोर्ड पे जो एग्जांपल है इसको लिखो। सर मैं वो बोल रहा था सर कि 2 को एक रो से मल्टीप्लाई कर दे, फिर 3 को भी एक सेकेंड रो से ही मल्टीप्लाई कर दे, क्या ये सही है सर? आपने पहले 2 को सेकंड रो से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को भी कर दिया, वो आपकी चॉइस है, उससे क्वेश्चन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मल्टीप्लाई एट ए टाइम एक रो या कॉलम में करना है, फिर डिफरेंट टाइप से मैंने मल्टीप्लाइड और कॉमन लेके आपको बताया बोर्ड पे। बता दीजिए सर। चलो होमवर्क बता दीजिए। होमवर्क बताया हूं, ये कंप्लीट मैं कल करूंगा, है ना? अब इसके अंदर और बातें लिखाऊंगा तो कल बात करेंगे। आप लोगों का होमवर्क है, बोलो एओडी का दूं या डिटरमिनेंट की शीट का दूं? एओडी दे दो, डिटरमिनेंट का दोनों से थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। डिटरमिनेंट एग्जाम में आएगा तो चैप्टर इजी है, क्वेश्चन आपसे भी होंगे भी ज्यादा। तो आप एओडी के अंदर एक काम करो, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लोगे क्या? तो पार्ट 3 दे दीजिए, सेकंड में ज्यादा बहुत ज्यादा है। 2 पार्ट में 8 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तो बचे हैं सर। पार्ट 2 में ज्यादा है सर। पार्ट 2 में ज्यादा है। पार्ट 3 पार्ट 2 में बहुत ज्यादा है सर। टफ क्वेश्चन है सर, सोचना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन। 2 पार्ट में कितने क्वेश्चन बचे हैं बताओ आप? 4 बचे हैं शायद। 4 पार्ट 1 करना, और 2 पार्ट सेकंड में कितना है? उसमें तो 10 से ज्यादा बच रहे हैं। और एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में कितने बच रहे हैं? उसमें 2 या 3 सर। कंप्लीट 2 बज रहे हैं। 8 बचे। 2 बचे हैं। 2 बचे हैं ना? हाँ सर 2। कंप्लीट करेंगे, ये 2 करना है बस, ठीक है ना? एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 और 2 का पार्ट 3 आपको कंप्लीट करके लाना है बस, ये आपका होमवर्क है। मैट्रिक्स का दूं क्या? यस एनसीईआरटी आप वो टेस्ट में क्या आएगा उससे मुझे ज्यादा मतलब नहीं, मैं तो पढ़ाने पे फोकस कर रहा हूँ। आप एनसीईआरटी में 3.3 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, बहुत आसान है, 15 मिनट इसको दोगे इसमें खत्म हो जाएगी। इसमें कोई भी आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं, एक बार खोल के देख लेना, है ना, और सोल्व कर लेना। सर कौन सी होती फाइनल ये 3 सर क्या है? मैट्रिक्स के चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 आपको करके आनी है, 3.3 करके आनी है ना। एक्सरसाइज 3.3 हम कल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 और 2 का पार्ट 3 कंप्लीट करके लाना है एओडी की शीट में। जी सर, कर लेंगे। करे क्लास ओवर? जी सर।